नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो सिर्फ कागज का एक बंडल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। ये वो बुनियाद है जिस पर 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपने, उनके अधिकार और उनका भविष्य टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी विविध व्यवस्था चलती कैसे है? कौन नियम बनाता है, कौन उन्हें लागू करता है, और हमारे यानी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? सवाल बहुत बड़ा है ना, पर इसका जवाब वो एक ही जगह मिलता है। जी हाँ, और ये जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि भारत के संविधान में मिलता है। ये दस्तावेज सिर्फ कुछ नियम नहीं बताता, बल्कि ये सरकार को उसकी हदें याद दिलाता है, नागरिकों को ताकत देता है और पूरे देश के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। तो चलिए आज इसी ढांचे को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संविधान की जड़ों को समझेंगे, फिर हम सरकार के 3 मजबूत पिलर्स कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम में एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रूल बुक को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। और भारतीय संविधान के मामले में 2 तारीखें हैं जो बहुत बहुत अहम हैं। अब इन दोनों तारीखों में जो फर्क है उसे समझना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे फाइनल करके अपनाया। मतलब एक बिल्डिंग का नक्शा पूरी तरह तैयार हो गया। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं। पर वो बिल्डिंग असल में इस्तेमाल में कब आई? वो आई 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। और इसी खास दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं सरकार के इंजन रूम में, यानी कि संघ की कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सरकार की वो ब्रांच है जो संसद के बनाए कानूनों को असल में जमीन पर उतारती है और देश का रोजमर्रा का कामकाज देखती है। तो संविधान का पार्ट 5 आर्टिकल्स 52 से 78 हमें बताता है कि इस इंजन रूम में कौन कौन है। इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल। ये सब मिलकर देश के शासन की मशीनरी को चलाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। आर्टिकल 75 साफ कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, जहां राष्ट्रपति उस पार्टी के लीडर को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिसे चुनावों में बहुमत मिला हो। लेकिन कार्यपालिका की ताकत सिर्फ प्रशासन चलाने तक ही नहीं है। जरा सोचिए, अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा और देश को फौरन एक जरूरी कानून की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? यहीं पर आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर देता है, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की। ये एक तरह का टेम्पररी कानून होता है जिसकी ताकत बिल्कुल संसद के कानून जैसी ही होती है, पर इसकी एक समय सीमा होती है। तो एग्जीक्यूटिव के बाद अब बारी है सरकार के दूसरे पिलर की, विधायिका, जिसे हम भारतीय संसद के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां देश के कानून बनते हैं, जहां जबरदस्त बहसें होती हैं और देश की दिशा तय की जाती है। हमारी संसद 3 हिस्सों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। एक तरफ है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की आवाज है, और दूसरी तरफ है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, जो सीधे सीधे जनता की आवाज है, क्योंकि इसके सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। ये 2 सदनों वाला सिस्टम ये पक्का करता है कि हर कानून पर ठीक से सोच विचार हो। अब राज्यसभा की बनावट में एक बड़ी खास बात है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे फील्ड से 12 एक्सपर्ट लोगों को सीधे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इससे यह पक्का होता है कि देश के कुछ बेहतरीन दिमाग जो शायद चुनावी राजनीति में ना आना चाहें, वो भी देश के लिए कानून बनाने में अपना योगदान दे सकें। और अब आते हैं लोकतंत्र के तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, न्यायपालिका। इससे संविधान का गार्डियन और हम नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। हमारे संविधान ने जो सबसे बड़ी ताकत दी है वो है एक आजाद न्यायपालिका। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यायपालिका सरकार के किसी भी दबाव से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर, पूरी तरह आजाद होकर काम करती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जज अपना फैसला सिर्फ सबूतों और कानून को देखकर देगा, किसी नेता या सरकार के कहने पर नहीं।
और इसी आज़ादी से ये पक्का होता है कि इंसाफ का तराजू हमेशा बराबर रहे। न्यायपालिका सरकार के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। यही ताकत इसे हम नागरिकों के अधिकारों का असली पहरेदार बनाती है। अब जरा न्यायपालिका की एक और पावर को समझिए, रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहीं आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को और भी ज्यादा बड़ी पावर देता है। वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी फर्क है जो न्याय को और भी ज्यादा सुलभ बनाता है। अभी तक हमने सरकार के ढांचे की बात की, लेकिन संविधान सिर्फ सरकार चलाने वालों के लिए नहीं है, ये हम नागरिकों के लिए भी है। तो चलिए अब जरा अपनी संवैधानिक भूमिका, खास तौर पर हमारे मौलिक कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं। तो संविधान का पार्ट 4A आर्टिकल 51A हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ये हम सभी के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देना और भारत की एकता को बनाए रखना। एक दिलचस्प बात यह है कि मौलिक कर्तव्य शुरू से हमारे संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी ने इमरजेंसी के दौरान की थी और इसका आइडिया पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ये जानना जरूरी है कि इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई। इन कर्तव्यों में क्या क्या आता है, जैसे संविधान का पालन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना, और हाँ, एक बहुत ही जरूरी कर्तव्य जो 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया, वो ये है कि हर माता पिता या गार्जियन अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। और ये देखिए, ये स्लाइड बताती है कि हमारा संविधान बनाने वालों की सोच कितनी ग्लोबल थी। उन्होंने दुनिया भर के अच्छे आइडियाज को अपनाया। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया आयरलैंड से लिया गया, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया, और मौलिक कर्तव्यों का आइडिया, जैसा हमने अभी देखा, पूर्व यूएसएसआर से प्रेरित था। तो असल में पूरा मामला क्या है? भारतीय संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये असल में पावर का एक बहुत ही नाजुक और सोचा समझा बैलेंस है। सरकार की अलग अलग शाखाओं के बीच और सरकार और हम नागरिकों के बीच। सिस्टम का हर हिस्सा दूसरे पे नजर रखता है ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और यहीं पर आकर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ खुद भी विकसित होता है। तो असली सवाल ये है कि इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में और इसे और मजबूत करने में हम और आप यानी हर एक नागरिक अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।